हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। IBACIO का एग्जामिनेशन आपका 16 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में होना है। आप सभी लोगों को पता है, एग्जाम सेंटर वगैरह एडमिट कार्ड सब रिलीज हो चुके हैं। आप सभी लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो लाइव मॉक 3 जो लास्ट लाइव मॉक है IB का हमारा, जो फ्री अवेलेबल है, उसका एनालिसिस करूंगा। जिन्होंने नहीं दिया वो आज भी दे सकते हैं, और फिर उसके मैथ्स के सोल्यूशन भी कराऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप लोगों से शेयर करनी है, जो ध्यान रखिए। देखिए, सबसे पहली इंस्ट्रक्शन तो ये भाई, IB में थोड़ा सा अलग होता है सिस्टम। अगर आपने किसी क्वेश्चन को आंसर कर दिया और उसे मार्क्ड फॉर रिव्यू में भी डाल दिया, ठीक है, तो मतलब या तो ये सिंबल आंसर कर दिया आपने और मार्क फॉर रिव्यू में है, और दूसरा ये आपने खाली मार्क फॉर रिव्यू में रखा है, तो ये तो इवैल्यूएट होता ही नहीं है। ये भी IB में इवैल्यूएट नहीं होता है। बहुत बच्चों की क्वेरी आती है हर साल एग्जामिनेशन होने के बाद, मतलब जब भी एग्जाम होता है, कि सर हमने क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट किए थे, मार्क फॉर रिव्यू में डाले थे, और अभी वो अनआंसर्ड दिखा रहा है हमारे। तो ये इन्होंने इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है, वो चेक नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से याद रख लेना, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में कंसिडर कर लिए जाते हैं वो, तो कई बार बताने में भी हो सकता है कि हमारे द्वारा या किसी के द्वारा गलती हुई हो। तो एडमिट कार्ड की इंस्ट्रक्शंस पढ़नी बहुत जरूरी होती है, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना हो। एग्जाम देने के बाद उसके क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आपको शेयर नहीं करने हैं। आपके एग्जामिनेशन खत्म होने तक कुछ भी आपको बाहर नहीं बताना है, ठीक है। तो वो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा रफ वर्क के लिए आपको वहां पे रफ शीट दी जाएगी, लेकिन आपको पेन खुद से लेके जाने हैं। तो आप यहाँ पे 2 ट्रांसपेरेंट ब्लू या ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट पेन ले जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पेन जैसे 1-2 रुपए की जनरली आप देखते होंगे, SSC एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पे जो मिलता है ट्रांसपेरेंट से ही होता है ना, उसमें कोई कलर नहीं होता, जिसमें डायरेक्टली इंक दिख जाए। इस तरीके का कोई पेन आप ले जाना वहां पे 2, ठीक है। रफ शीट जो मिलेंगी वो आपको वापस करनी होगी, वो आपको पता ही है। अच्छा, एडमिट कार्ड में इस बार 4 पेज होंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पेज तो मेन एडमिट कार्ड का आपका होता है, जिसमें आपकी फोटो होगी, सारी डिटेल्स होंगी, कुछ टेक्स्ट आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वो आपको लिखना होगा एडमिट कार्ड के अंदर, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस वो फर्स्ट पेज जमा भी हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन इन्होंने कहा है कि आपको चारों पेजेस लेके जाने ई एडमिट कार्ड के, वो भी कलर प्रिंट आउट में, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पेज ही मेन होता है, जिसके अंदर आपकी फोटोग्राफ भी ऑलरेडी जो आपने अपलोड फॉर्म भरते टाइम लगाई होगी वो दिखती है, तो उसका कलर निकाल लेना। बाकी के जो तीनों इंस्ट्रक्शन पेजेस हैं वो आप चाहें तो ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल लेंगे, तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये आप अपने साथ एलोकेटेड सेंटर्स पे लेके जाएंगे। साथ के साथ आपको एक ओरिजिनल में फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना पड़ेगा, जिसमें डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ सब मोर और लेस सिमिलर हो, ठीक है। फोटोग्राफ थोड़ा आगे पीछे भी हो जाएगा तो आई डोंट थिंक इट वोंट बी एनी इशू, ठीक है। अगर आप साथ के साथ आपको एक अलग से फोटोग्राफ भी लेके जानी पड़ेगी, जो कि आपका जो एडमिट कार्ड का फर्स्ट पेज है उसमें एक तो स्कैन्ड फोटो आती है जो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाई, उसके बराबर में एक और फोटो आपको वहां पे पेस्ट करनी होगी, और ये वैसी होनी चाहिए जैसी आपने फॉर्म भरते टाइम फोटो यूज करी थी। अच्छा, अगर फोटो मिसमैच होती है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, 2 लेटेस्ट की फोटोग्राफ ले जाना, और वो वहां पे आपसे अपने आप पेस्ट करवा लेंगे, जहां पे जो भी होगा तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो देख लेना कैसे करना है उस चीज को। तो ये फोटोग्राफ से रिलेटेड हो गया, तो फोटोग्राफ यहां पे लेके जानी है अपनी साथ में। बाकी जो IBACIO के लिए या IBSA का एग्जामिनेशन जो बाद में होगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करना है तो फ्री बुक मैंने आपको दे दिया, इसे आप अच्छे से कवर करेंगे तो बहुत अच्छा उसके अंदर स्कोर कर सकते हैं। लाइव मॉक जो 3 था वो उसे ऑलरेडी 3000 से ज्यादा लोग दे चुके हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो अभी दे लीजिए। लाइव मॉक 1 और 2 जो कि अभी शायद प्राइवेट हो गया है, उसे 5000 से ज्यादा लोगों ने दिया था, तो आप अपनी वहां पे एनालिसिस कर सकते हैं। आगे ये लाइव मॉक 1 का है, ये लाइव मॉक 3 2918 कैंडिडेट्स ने अभी तक दिया है, जिसके अंदर आप देखेंगे यहाँ पे जो एवरेज स्कोर कैंडिडेट का चल रहा है वो 38.78 चल रहा है, मीडियन स्कोर यहाँ पे 41.13, इस तरीके से लोगों ने स्कोर किया है। तो यहाँ पे ओवरऑल स्कोर देख सकते हैं, कितने मार्क्स से ज्यादा कितने लोगों ने स्कोर किया, और परसेंटेज दे सकते हैं। 50 से ज्यादा स्कोर करने वाले आउट ऑफ 3000 575 ही कैंडिडेट्स हैं, और 60 से ऊपर चला जाए तो आप देखेंगे सिर्फ 66 कैंडिडेट्स हैं। मतलब अगर आप 60 से ज्यादा स्कोर कर पा रहे हो इस मॉक में 100 में से, तो आपकी 97.43 परसेंटाइल आ रही है, जैसे कि पिछले जब IB का एग्जामिनेशन हुआ था वैसा हुआ। तो उसी हिसाब से हमने आप लोगों के लिए मॉक्स क्रिएट किए थे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो SSC से रिलेटेड है, ठीक है, मैंने टेलीग्राम पे भी पोस्ट डाला था जो IB की इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है उसका भी, और साथ के साथ SSC के लिए भी। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है एग्जाम सेंटर्स पे कि भाई उनका सिस्टम बंद हो गया, तो दोबारा इन्विजिलेटर आया चालू कर दिया, फिर बंद हो गया, फिर इन्विजिलेटर आया चालू कर दिया। अब इसकी वजह से क्या हो गया, इसमें मान लो 15 मिनट वेस्ट हो गए। SSC तो कह रहा है कि हम आपको टाइम के हिसाब से 15 मिनट एक्स्ट्रा दे देंगे, लेकिन होता क्या है ना, बाद में
जब आपने पेपर दिया, एक तो मेंटल सिचुएशन वहां पे उस टाइम पे क्या बच्चे पे बीतती है कि अटेम्प्ट कर रहा है फुल फोकस के साथ, एकदम खराब हो गया, फिर इन्विजिलेटर ने स्टार्ट कर दिया, एकदम उसी टाइम से स्टार्ट हो गया, इतने में फोकस हट गया, सारा कंसंट्रेशन चला गया, ठीक है, तो कोई एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं मिल रहा कंपनसेटरी। दूसरी चीज ये हो गई कि अब जब सारे बच्चों ने पेपर कंप्लीट हो गया, मान लो आपके 20 मिनट इस चीज में वेस्ट हो गए कि 2 बार आपका सिस्टम खराब हुआ, 10 मिनट में पहले इन्विजिलेटर ने सही किया, फिर दोबारा 10 मिनट में इन्विजिलेटर ने सही किया, तो 20 मिनट आपका पेपर का टाइम चला गया, है ना। हालांकि आपको ये कंपनसेट किया जाएगा 20 मिनट। तो मान लो आपकी शिफ्ट है 9 से 10, बाकी बच्चों का 10 बजे पेपर खत्म हो गया, अब आपके में जब 10 बजे आपके में बचे हुए 20 मिनट, अब सेंटर पे तो इस टाइम में क्यों मच जाता है कि भाई बाकी बच्चों का पेपर हो गया, कोई बायोमेट्रिक एग्जिट बायोमेट्रिक कर रहा है, कोई अपनी सीट से हिल रहा है, कोई आवाज कर रहा है, बहुत सारी चीजें एकदम पैरेलली स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब इस टाइम के बीच में बच्चा अपना फोकस के साथ एग्जामिनेशन कैसे दे, क्या वो अपना 100% दे पा रहा है। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, मैं ठीक है, मैं तो बोल ही रहा हूं, मतलब मेरे से आपको एक जजमेंट दिखाता हूं मैं। ये एक वीडियो मैंने शेयर करी थी, सीजीएल 2024 में भी काफी लोगों के साथ दिक्कत हुई थी इस तरीके की, ठीक है। तो उसमें कोर्ट केस किया था कुछ बच्चों ने कि भाई इस तरीके से आप कर रहे हो, तो हमारे साथ तो फेयर नहीं हुआ कि आपने दोबारा स्टार्ट कर दिया, फिर केओस मच गया सेंटर पे, हम कुछ भी नहीं अटेम्प्ट कर पाए लास्ट के मिनट्स में। तो इसमें आप इस वीडियो में देखोगे जज ने कितने अच्छे तरीके से एसएससी ऑफिशियल को सुनाया इस चीज को लेके कि क्या आपका रूल है इससे रिलेटेड और आप कैसे कर रहे हो, ये क्या फेयर है सिस्टम। तो यार 5 मिनट के बाद आप इस वीडियो को देखना, ठीक है, 4-5 मिनट की वीडियो है जिसमें पूरे इस चीज पे अच्छे से, इवन जज भी, जुडिशियरी भी हमारी समझ रही है कि ये चीज गलत है, ठीक है। तो क्यों ये प्रोसेस है, और अगर एक बच्चे का एक बार चलो डिस्ट्रप्शन हो गया, हमने समझ लिया टेक्निकल इश्यू है, कुछ हो गया, उसे दूसरा सिस्टम लोड कर दिया या उसे ठीक कर दिया, लेकिन अगर 2 या 3 बार हो रहा है, एक बार से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब तो अब तो उसका पेपर का क्या ही रह गया, ठीक है, क्या ही उसका फोकस रह गया और कैसे वो एग्जामिनेशन देगा, राइट। और ये तो टियर 1 है, आगे जाके टियर 2 में भी ऐसी चीजें होंगी, तो उसके बेसिस पे पूरी मेरिट बननी है, उसके बेसिस पे सब कुछ होना है, तो फिर बच्चा कैसे मैनेज करेगा। तो ये चीजें में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। और बहुत सारी और जो लोग बता रहे हैं एग्जाम से रिलेटेड चीजें कि यहाँ पे ये दिक्कत है, वो तो अलग है ही, काफी जगहों पे एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं और काफी जगहों पे ऐसा हो रहा है कि कुछ ही बच्चों का एग्जामिनेशन रिशेड्यूल कराया जा रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से चीजें चल रही हैं आप सभी लोग जानते हैं, तो हम इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे अभी हम आगे बढ़ते हैं IBACIO के एनालिसिस की तरफ। आप देखेंगे इसके अंदर एवरेज मार्क्स लोगों के हैं 38.78, करंट अफेयर्स में सिर्फ 20 में से बच्चे 3 नंबर लेके आ रहे हैं यार। जो ई बुक दी है वो भी कर लोगे तो आप एग्जाम में अगर 10+ कर देते हो तो ये आपको बहुत ज्यादा एज देगा। मैथ्स में 1-2 क्वेश्चन छूट भी गया तो आपको दिक्कत नहीं आएगी मुश्किल वाला, ठीक है। और अटेम्प्ट करने का तरीका मैटर करेगा। हालांकि ये में जो पेपर्स हैं अभी के जो तीनों आए हैं वो तीनों के तीनों पेपर्स किस पे बेस्ड है, 2023 वाले IBACIO पे बेस्ड है, ठीक है। और आगे के कुछ पेपर थोड़े से आसान भी हैं इससे। बाकी एग्जामिनेशन में ये मत सोच के चलना कि जैसे मॉक आ रहे हैं या फिर जैसा प्रीवियस ईयर का पैटर्न था IBACIO का बिल्कुल वैसे ही पेपर मिलेंगे आपको, हो सकता है पेपर इजी आ जाए, ठीक है। इट इज अ पॉसिबिलिटी दैट जो पेपर का लेवल है वो 2021 वाला आ जाए IBACIO का। IBACIO में 2021 का पेपर बहुत आसान था, उससे 2017 वाला था वो भी बहुत आसान था IBACIO का, है ना। 2023 वाला ही मुश्किल था। तो आप मुश्किल पेपर के लिए रेडी हो रहे हैं तो ये अच्छी चीज होती है कि इजी भी आ गया तो आप अच्छे तरीके से एग्जाम को कर पाएंगे। लेकिन दिमाग में ये मत बैठा देना कि पेपर मुश्किल ही आएगा, पेपर इजी भी आ सकता है, तो आपको उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। और उस केस में आपको स्कोर क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेम बदल जाता है दोनों तरीके से। तो आपको इजी पेपर भी आप कुछ प्रैक्टिस करके जाएं, वरना IBACIO को 2021 के पेपर भी RBI की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक फॉर्म में अवेलेबल है। शायद 2023 वाले में तो हमने डिटेल सॉल्यूशन भी डाला हुआ है, 2021 वाले में शायद डिटेल सॉल्यूशन नहीं है, बट आप एज अ मॉक अटेम्प्ट कर लेना एक आधा पेपर, जिससे कि आप रेडी रहें आसान पेपर के लिए भी, ठीक है। ये सजेशन है। बाकी जीके में एवरेज स्कोर 7 नंबर, मैथ्स में 6 नंबर। मैथ्स में यार इतना कुछ था नहीं इस टेस्ट में, फिर भी हम डिस्कस कर लेंगे। रीजनिंग में 11, फिर भी ठीक है। इंग्लिश में 12.5 एवरेज में जा रहा है तो इंग्लिश का लेवल इजी रहा होगा। ओवरऑल मीडियन स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो कट ऑफ स्कोर रहेगा UR से 52, OBC से 49, EWS से इतना, SC से इतना और ST से इतना रहेगा, ठीक है। ये सारा पिछले साल की जो टियर 1 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी वो ये थी, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर 2023 के तो आपको फ्रंट में ही दिख जाएंगे RBI की वेबसाइट पे। और इससे आगे के आपको देखने तो वो आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो 2021 भी IBACIO को देखोगे, उसके भी पेपर मॉक फॉर्म में और सेक्शनल अवेलेबल है, वहां से आप जाके दे सकते हैं। 2023 वाले पेपर में सॉल्यूशन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। बाकी चैनल से जुड़े रहिए और एक करंट अफेयर्स की ई-बुक आप लोगों के लिए प्रोवाइड करी दी है। चलिए मैथ्स के क्वेश्चंस एक एक करके सारे सोल्व करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड।
फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो 4 लाइन का क्वेश्चन है, इट्स अप टू यू, आप साथ के साथ पढ़े, वरना मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि इतना क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है तो लास्ट के लिए छोड़ के आगे बढ़ जाए। अगला सवाल फिर 3 से 3.5 लाइन का है, लेकिन ये टाइम एंड वर्क का है। टाइम एंड वर्क जनरली इजी क्वेश्चंस रहते हैं, उसका टॉपिक सबको क्लियर रहता है तो आप साथ के साथ कर भी सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी साथ मिलके एक काम को 48 डेज में कर सकते हैं, बी और सी मिलके सेम काम को 60 डेज में कर सकते हैं, और यहाँ पे ए और सी मिलके सेम काम को 80 डेज में कर सकते हैं। पी की जो एफिशिएंसी है वो 2 टाइम्स है ए की, क्योंकि एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की आधी है, और हमारे पास आर की एफिशिएंसी 2.5 टाइम्स है सी की एफिशिएंसी के। तो हमें बताना है पी क्यू आर साथ मिलके काम को कितने देर में करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले तो अगर हमें टाइम दे रखा हो तो टोटल वर्क इन तीनों का क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा, टोटल वर्क क्या आएगा, 48, 60 और 80। 60 और 80 का निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा 240। 240 48 से भी कट रहा है तो 240 आ गया मेरा टोटल वर्क। एफिशिएंसी होता है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, तो ए और बी की 5 आ गई, बी प्लस सी की कितनी आ गई 4, और ए प्लस सी की आ गई 3। कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई हमारे पास 12 हो गई। अब यहाँ पे ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार और सी भी 2 बार, तो ये ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी होगा। और आप देखेंगे 2 से एलिमिनेट कर दूंगा तो ए प्लस बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी 6। आपको पढ़ा रखा है जब इस तरीके से दे रखा हो तो यहाँ से सी ए और बी कैब लिख देते हैं हम। यहाँ पे सी की एफिशिएंसी कैसे मिलेगी, जब मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी की घटाऊंगा तो 6 - 5 ये आ जाएगा 1, ऐसे 6 - 4 ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे 6 - 3 आ जाएगा 3। ए बी सी की एफिशिएंसी मिल गई तो पी क्यू आर की मिल जाएगी। तो पी की ट्वाइस ए, 2 × 2 4, हाफ बी तो 1.5, और यहाँ पे 2.5 सी तो ये 2.5। हमसे पूछा है पी क्यू आर मिलके टोटल काम को कितने टाइम में करेंगे, तो टोटल वर्क है 240, 4 5.5 6 और 2 8, कितना 30 डेज में हमारा काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया बट ठीक है, इसमें हो सकता है 1.5 मिनट तक काफी स्टूडेंट्स को लग गई हो। अगला क्वेश्चन फिर 4 लाइन का है और वैसे भी रेस का है तो रेस में काफी लोगों को दिक्कत रहती है तो हम इसे लास्ट के लिए छोड़ देते हैं। अगला सवाल स्टेटमेंट बेस्ड है, 3 स्टेटमेंट है, लास्ट के लिए छोड़ेंगे। अगला सवाल हमारे पास 4 लाइन का है और मिक्सचर का है। इट्स अप टू यू कि मिक्सचर का लेवल आपका कैसा है, साथ के साथ करना है तो साथ के साथ भी किया जा सकता है, आपको लास्ट में करना है तो आप लास्ट में भी कर सकते हो। फिलहाल लेंथ देख के मैं लास्ट के लिए छोड़ रहा हूं। फिर मेरे पास सवाल है 4 लाइन का, लेंथ देके मैं लास्ट के लिए छोड़ूंगा, 5 लाइन का लेंथ देके लास्ट के लिए छोड़ूंगा। फिर ये असर्शन और रीजन का सवाल है जिसके अंदर हमें एक सिंपल सी स्टेटमेंट दे रखी है और एक रीजन भी दे रखा है, तो ये मेरे को लग रहा है कि साथ के साथ किया जा सकता है। कहता है कि यहाँ पे ये एक इक्वेशन ये है और एक ये है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा अगर k की वैल्यू 14/3 हो जाए। अगर मेरे पास 2 इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है, ax + by + c = 0, और मेरे पास यहाँ पे a1 b1 c1 कर दो, a2x + b2y + c2 = 0, तो हम कहते हैं a1/a2 अगर बराबर हो जाए b1/b2 के और ये बराबर ना हो c1/c2 के, तो उस केस में हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलता है। और जब हम इक्विलाइंस को प्लॉट करते हैं तो ये दोनों क्या बनती हैं, पैरेलल लाइंस बनती हैं, है ना। तो हमें बताना है कि अगर k का मान, यहाँ पे 2 इक्वेशन दे रखी है, इसमें अगर k का मान 14/3 है तो कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, तो ये चेक कर सकते हैं हम इस कंडीशन से। और रीजन क्या दे रखा है यहाँ पे, ax + py = c, dx + ey = f, और फिर a/d b/e ≠ c/f। तो ये सेम ही कंडीशन दे रखी है जो हमने यहाँ पे लिखी है, तो रीजन तो ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे 9x का कोफिशिएंट यहाँ पे a1 है और यहाँ पे x का a2 है, तो ऐसे 9 और वहां पे आ जाएगा 7, 9/7। फिर यहाँ पे दूसरा है 6/k, k की जगह क्या रखना है, 14/3 रखना है, और मेरे पास लास्ट में ये this 11/4 है, ठीक है, 11/9 है। अब देखो क्या मैच कर रहा है क्या मैच नहीं कर रहा है,
यहां से अगर मैं 2 से काट दूंगा तो ये 7, और यहाँ पे बचेगा मेरे पास 3, और ये 3 ऊपर चला जाएगा तो ये तो आ गया 9/7। तो ये तो इसके बराबर हो गया, और क्या ये 9/7 है? नहीं है। तो ये तो कंडीशन मैच कर गई, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया मेरे पास? भाई दोनों ट्रू भी है और इनका रीजन भी, एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। अगला सवाल, ये इंटरेस्ट पे बेस्ड है, हालांकि आसान है बट 4 लाइन का है, हो सकता है आप देख के लास्ट के लिए छोड़ें। ये थोड़ा छोटा लग रहा है तो साथ के साथ किया जा सकता है। क्वेश्चन में कहता है कि एक रिटेलर ने 7,000 रुपीज की कुछ गुड्स परचेज करी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से 5% गुड्स जो हो गई वो डैमेज हो गई। अब रिटेलर प्रॉफिट कमाना चाहता है 37.5% का रिमेनिंग गुड्स पे। तो हमें बताना है कि कितने की बेचनी चाहिए। देखो पहले प्राइस इतना था, 5% का डाउन आ गया, मतलब खराब हो गई, तो 5% की मैं मान लेता हूं वैल्यू खत्म हो गई। तो यहाँ पे 5% डाउन आया। अब मेरे को जो भी रिजल्ट बचा इस पे प्रॉफिट कमाना है 37.5% का, तो इससे इतने ऊपर पे बेचना पड़ेगा मेरे को इस रिमेनिंग गुड्स पे। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी आप देखेंगे, 7,000 को पहले मैं 5% डिक्रीज और फिर 37.5% इंक्रीज कर रहा हूं। चारों ऑप्शन देखूं तो 7,000 से ये छोटा है, ये भी छोटा है और ये भी छोटा है, एक ही ऑप्शन 7,000 से बड़ा है। अब एक वैल्यू में 5% घटाया और 37.5% बढ़ाया, तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी? एक्चुअली में उस वैल्यू की इंक्रीज करेगी। जो नेट चेंज होता है वो फॉर्मूला आपको पता है, -5 + 37.5 + 37.5 इंटू में -5 डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो ये दिस विल गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट। तो मेरा आंसर क्या होगा? मेरा एक्चुअली में इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू इससे, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी ही हो सकता है। ये सिर्फ मैंने बिना सोल्व करे, विदाउट पेन, अगर आपको करना है तो ऐसे कर सकते हैं। पूरा सोल्व करोगे तो कैसे होगा? आप कहेंगे सर 7,000 की मेरे पास इनिशियल गुड्स थी, 5% डैमेज हो गई तो कितनी बची? 95%, 95% 19/20, तो उनकी कीमत भी ये होगी। अब इन्हें बेचना है 37.5% के प्रॉफिट पे। ये क्या होता है? 3/8 होता है, मतलब 8 का पड़ रहा है तो 3 का प्रॉफिट कमाना है, तो 8 का पड़ रहा है तो कितने का? 11 का बेचना है। सोल्व करके अपनी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 9143.75 एज पर ऑप्शंस। इजी है। अगला सवाल, अब देखो ये सिंप्लीफाई करना है सिर्फ हमें, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पे n दे रखा है, मेरे पास जीरो इक्वेशन इक्वल्स टू कहीं नहीं दिख रखा, 1 वेरिएबल है, क्या है? n। तो इसका मान कुछ भी मान सकता हूं मैं अपनी मर्जी से। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे देखो ये सारी 5 की पावर है, ये भी 5 की पावर, 5 की पावर, 5 की पावर, तो मेरा जो आंसर होगा वो 5 की पावर कुछ में ही आएगा, है ना। वो 0 हो सकता है, 1 2 नेगेटिव में कुछ भी आ सकती है, लेकिन 5 की पावर में आएगा। अच्छा 5 की पावर कभी भी मैं कुछ भी लूं, क्या वो कभी भी 0 बन सकता है? नहीं बन सकता। तो ये एक ऑप्शन तो ये एलिमिनेट हो गया, या तो 5 की पावर ये 1 हो गया, ये 5 की पावर n है, और ये 5 की पावर क्या होता है? 1, 0 होता है। क्या इन तीनों में से मेरे को आंसर मिलेगा? अब आप n का मान अपनी मर्जी से कुछ भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन बस n को 0 नहीं रखना और 1 नहीं रखना, क्योंकि 0 रखोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और 1 रखोगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो आप चाहें तो n को 2 रख लो और क्वेश्चन को सोल्व कर लो। अगर आपको n को पुट नहीं करना है तो भी कर सकते हो, n को -1 रखोगे तब भी कर सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है कि आप क्या वैल्यू रखो n की, और अपना आंसर निकाल सकते हो 4 ऑप्शन, क्योंकि ये n की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा। ये वैल्यू पुटिंग हो गया। बेसिक से तो आपको n की फॉर्म में करना है तो आप सोल्व कर ही सकते हैं, तो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए n को 2 कर देता हूं। अगर n को 2 कर दिया मैंने तो आप कहेंगे सर ये वाली वैल्यू 4 - 5 -1 बचेगा, 2/2 कट जाएगा, और 25 क्या होता है? 5 की पावर 2, और 125 होता है 5 की पावर 3, और इंटू में ये n है 2, 2 + 3 5, तो 3 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय ये 2 की पावर 5 होता है, जो सॉरी 5 की पावर 5 होता है, 5 से कट जाएगा तो 5 की पावर क्या बचेगा? 3n। तो 3n का मान कितना है मेरे पास? 2, इंटू में 5 की पावर 4, और ये क्या है? 2 + 1 3, और ये इसकी अगर पावर 3 करूंगा तो मल्टीप्लाई हो जाती है पावर, ऐसे में पढ़ा हुआ है हमने, और इंटू में 5 की पावर -2। आप देखो ऊपर सोल्व कर लो, 5 कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो 15 + 2 17 -1 16, यहाँ पे 6 + 12 18 -2 16, 5 की पावर 16 से 5 की पावर 16 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 1।
तो ये n को अगर 2 रखूंगा तो 25 बनेगा, तो ये नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा मेरे पास 1, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इसे सोल्व करके बताना रिमाइंडर क्या होगा, सिंगल लाइन का साथ के साथ करेंगे। जब भी हमें इस वाले को अगर मैं इससे डिवाइड करूं, रिमाइंडर बताना है क्या होगा, तो डिवाइजर को हम 0 के इक्वेट कर देते हैं। हम कहते हैं 3x - 2 को क्या कर दो 0, तो आपके पास x का मान क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, और x को 2/3 यहां पे रखोगे तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो वैल्यू बचेगी वही मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो 3/2 का क्यूब, 2/3 का क्यूब सॉरी, -2 2/3 का स्क्वायर प्लस 9 2/3 -3। अगर आप ध्यान से देखिए यहां पे ये क्या बना 27, नीचे 3 से काटूंगा तो नीचे 9, और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा, माइनस ऊपर तो 2 का क्यूब 8 बन गया, नीचे 3 का स्क्वायर 9 बन गया, 3 × 2 6, और यहाँ पे -3, ये दोनों तो आपस में कट गए, 6 - 3 कितना 3। ठीक है, अगला सवाल 2 लाइन का है, साथ के साथ करेंगे। क्वेश्चन में कहता है दो सिमिलर ट्राइंगल हैं जिनके एरिया का एवरेज है इतना, पेरीमीटर का रेशियो दे रखा है, तो हमें बताना है 20% ऑफ द डिफरेंस ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। तो आप कहेंगे सर एरिया का जो रेशियो होता है वो होता है पेरीमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल सिमिलर ट्राइंगल्स में। तो ये 7/12 का स्क्वायर करूंगा तो 49/1 44 आ जाएगा। इनके एरिया का अगर मैं सम निकालता हूं तो ये वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये वाली वैल्यू आ जाएगी 3 और 193। इनका सम इतना रेशियो है और एवरेज दे रखा है इतना, तो सम किसके बराबर हो जाएगा, एवरेज में 2 से मल्टीप्लाई, तो 868.5 इंटू में 2, यहां से मेरे को 1 रेशियो का मान मिल जाएगा। हमसे पूछा है डिफरेंस का 20%, तो इनका डिफरेंस कितना आया मेरे पास, इसमें से ये घटाऊंगा तो वैल्यू 95 आई। 20% क्या होता है 1/5, तो ये वाली वैल्यू मेरी कितनी हो गई 19 रेशियो। इसका मान बताना है, अगर 193 रेशियो ये है, 193 और 9 आपस में कटते तो है नहीं, तो डिवाइडेड बाय 193 आएगा, इसका इंटू में 19 आएगा, है ना, जो भी आंसर होगा। मेरा आंसर 19 से कटेगा, चारों ऑप्शन में देखो 19 से कटने वाली संख्या कौन सी है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी, तो यही करेक्ट हो सकता है। तो ये होता है 19 इंटू में मेरे पास 9, तो यहां पे काट के हमारे पास मुझे पता है 9 मिलेगा, तो 9 इंटू में 19। अगला सवाल अगेन 3 लाइन का है, तो हम साथ के साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि जो एज है ना एक ट्री की, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ रिंग्स पे। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं एज है वो k इंटू आर होगी, मतलब कि एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया इंटू में नंबर ऑफ रिंग्स। आगे कहता है कि जो वैल्यू है ट्री की वो उसके एज के प्रोपोर्शनल है, तो मैं कह सकता हूं जो वैल्यू होगी वो k2 इंटू में एज हो सकती है ना, k प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया। अगर दोनों इक्वेशन को आप साथ में रख के देख लो तो वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, k2 मतलब a की जगह k1r लिख लूं, तो k2 इंटू k1 इंटू में r, ये मेरे को क्या दे देता है, वैल्यू मेरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई रिंग्स के, तो k1 a2 क्या होंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स हो गई है। तो अगर हमें यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि हमारे पास 45 रिंग्स हैं, 54 ईयर्स हैं और एज है इतनी, अगर हमें खाली रिंग दे देता एज दे देता तो उससे भी हम रिलेशनशिप निकाल सकते, सॉरी रिंग दे देता और वैल्यू दे देता तब भी मेरे को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में पता चल जाता। ठीक है, तो डायरेक्टली सारी की सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, वैल्यू भी रिंग्स पे आ रहा है हमारे पास रिलेशनशिप, और एज भी हमारा रिंग के साथ रिलेशनशिप निकाल रहा है। तो हमें बताना है अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की चीजें हैं कि अगर 45 रिंग्स हैं तो 54 इयर्स की एज होगी और वैल्यू होगी 54,000, तो अगर 35 रिंग्स हैं तो एज क्या होगी और हमारे पास वैल्यू क्या होगी। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे ए को रख दिया हमने, 54 इयर्स दे रखा है और ये वाली वैल्यू दे रखी है हमारे पास 45। सोल्व करेंगे तो k1 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 6/5 आ जाएगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एज रख दूं 54 और ये हो गया 54,000,
एज पर गिवन क्वेश्चन। तो K2 का मान कितना आ गया मेरे पास 1000। ठीक है, अब आगे क्या था, अगर हमारे पास रिंग्स 35 हो तो एज कितनी होगी, आप कहेंगे सर 6/5 इंटू में 35, तो ये हो गया 42 ईयर्स। और अगर एज 42 हो गई तो हमारे पास K2 है 1000, तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू 42,000। तो 42 इंटू 42,000। क्लियर? ठीक है, वरना इस तरह के क्वेश्चन में ये समझाने के लिए मैंने इतनी कहानी लिखी है, आप डायरेक्टली क्या लिखो यहाँ पे, रिंग्स कितने हैं, एज कितनी है और वैल्यू कितनी है। हमें पता है ये इसमें K1 से कुछ मल्टीप्लाई, इसमें K2 से कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास पहले वैल्यू कितनी दे रखी थी इन्होंने, 45, 54 और 54,000। तो आपको दिख रहा है डायरेक्टली यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे कितना कर रहे हैं हम, 45 डिवाइडेड बाय 45 इंटू में 54, तो 54/45 कितना होता है हमारे पास 6/5। तो सेकंड केस में 35 दिया, तो इसका 6/5 42, और इसमें 1000 करेंगे तो 42,000। अगला सवाल हमारे पास 3.5 लाइन का सवाल है, प्रॉफिट एंड लॉस का, आपके ऊपर साथ के साथ करना चाहें तो करें, वरना लास्ट के लिए। ठीक है, बोल दो, सिंपल सही लग रहा है, देख लेते हैं। कहते हैं कॉस्ट प्राइस है ना एक नेकलेस का, वो दे रखा है 3,50,000। हमें इस पे 12% का प्रॉफिट कमाना है बेचने पे। सेल के टाइम पे ये डिक्लेयर होता है कि 5% डिस्काउंट दे दिया जाएगा मेकिंग चार्जेस पे नेकलेस के। मेकिंग चार्जेस कितने हैं 20,000 है, तो हमें बताना है मार्क प्राइस हमें क्या रखना चाहिए। अच्छा, करक्स क्या है, हमें ये एक नेकलेस है जिसका कॉस्ट प्राइस इतना है और हमें इस पे कमाना है कितना 12%। तो आप कहेंगे सर जब इसकी बेचने की बारी आएगी तो हम इसे कितने का बेचेंगे, 12% बढ़ा दो 112/100, इतने का हमें बेचना है। ठीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं हम, इस पे कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं। अब डिस्काउंट क्या है कि हम इसके मेकिंग चार्जेस पे 5% का डिस्काउंट देंगे, और मेकिंग चार्जेस है कितना 20,000। मेकिंग चार्जेस तो मेरे ऑलरेडी कॉस्ट में इंक्लूडेड है, तो मैं कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं, आप कहेंगे सर यहाँ पे 5% ऑफ 20,000, 5% क्या होता है 1/20, तो मैं 1,000 का डिस्काउंट दे रहा हूं। तो जब मैं एमआरपी इसका बनाऊंगा तो मेरे को जो डिस्काउंट है वो भी एमआरपी में ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि मेरा सेलिंग प्राइस ये आ जाए, सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट, यही तो मेरा एमआरपी होता है। और हमसे यही पूछा है, थोड़ा ध्यान से करने वाला है, एसएससी में पूछा गया था, टीसीएस पैटर्न का क्वेश्चन है और आईबी आपका टीसीएस ही करा रहा है ना। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो 2 जीरो एज इट इज आई, ये लिख लिया। 35 को 112 से कर लो, 2 जा 77 कैरी फॉरवर्ड, 42 4 कैरी फॉरवर्ड 39, और यहाँ पे 1000 भी था तो इसमें जोड़ देंगे तो ये 3 बन जाएगा 2 का। ठीक, अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का, हर कोई कर सकता है। सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, पहले न्यूमरेटर कर लेते हैं फिर डिनोमिनेटर। कोई रिलेशनशिप अलजेब्रा वाली तो लगती हुई दिख नहीं रही। 1/4 तो ये हो गया 5/4। 18.75 ये तो याद होना चाहिए 75/4 होता है, वरना 18 प्लस 0.75 को 3/4 लिखेंगे, सोल्व करेंगे तो 75/4 मिल गया। इसे सोल्व करेंगे 72 प्लस 2 74/6, और इधर सोल्व करेंगे 63 प्लस 6 69/9। हमेशा पहले एक सोल्व कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसके बाद आगे बढ़ो। कई बार क्योंकि क्या होता है, हम एक पार्ट भी सोल्व कर लेना न्यूमरेटर, उससे भी आंसर मिल जाता है। कई बार डिनोमिनेटर सोल्व कर ले खाली, उससे भी मिल जाता है। ठीक है, तो पहले एक करा करो पूरा सोल्व, फिर आगे बढ़ो। अब ये प्लस वाला अलग रख दिया, ये माइनस वाला है तो यहाँ पे ये प्लस करके कॉमन कर लिया। कुछ कट रहा है यहाँ पे, ये 4 कॉमन आ जाएगा, 80/4 20। यहाँ पे मेरे पास आपस में ही कट रहेंगे, पहले तो 3 से ये, तो ये वाली वैल्यू आ गई 23/3 37/2, 3 सॉरी 2 से काटा है ना, तो 37 प्लस 23 60/3 डेट इज 20। तो 20 माइनस 20 तो 0 आ गया। अब नीचे कुछ भी होता रहे, अगर न्यूमरेटर 0 बन गया तो आंसर 0 ही होगा। अगला सवाल, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे इसके। अच्छा, कैसे सोल्व करेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, कोई भी नंबर दे रखो, हम सबसे पहले उसे क्या करते हैं, इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, a की पावर p, b की पावर q, c की पावर r डैश डैश डैश, जिसमें a b c क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं मेरे, और उनकी कुछ पावर होती है, और हम कहते देते हैं फिर नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होंगे, p + 1,
Q प्लस 1 R प्लस 1 ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाओ, यही फॉर्मूला पढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो भाई सब्ट्रैक्शन में और इनका क्यूब निकाल के सोल्व करना, पहले वैल्यू कुछ बनेगी फिर उसको प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करना, बहुत टीडियस काम है, तो हम नहीं कर सकते। लेकिन एग्जामिनर ने सवाल दिया तो कुछ तो सोचा होगा ना कुछ तो तरीका लग रहा होगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने का। तो आप दिमाग लगाओ, जब भी आपको क्यूब दे रखा है वो भी 3 नंबर का, तो आप देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इस टाइप का कुछ भी दे रखा हो तो आपके दिमाग में क्या चलता है भाई कि भाई 3abc वाली फॉर्म तो नहीं बन जाएगी कि ये इक्वल्स टू 3abc ना हो जाए। अब उसके लिए क्या चेक करना होता है भाई, दो कंडीशन होती है, तो a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए या a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाए। अगर मैं यहां पे देखता हूं तो इसे अगर मैं a मान लूं प्लस में a क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस माइनस सी का क्यूब ऐसे लिख सकता हूं और इन तीनों का सम करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है 93 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 53, ये हो गया 0। तो हम कह सकते हैं a प्लस बी प्लस सी मेरे 0 के बराबर हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो गया तो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी 3ab, तो 3a है मेरे पास यहाँ पे 93, b मेरा एक्ट करेगा माइनस 40 की तरह और c एक्ट करेगा माइनस 53 की तरह। माइनस माइनस कट जाएगा, 3 है 93 है 40 है और यहाँ पे मेरे पास 53 है। आप देखेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स में स्प्लिट करना होता है हमें ये फॉर्मूला लगाने के लिए, तो 3 तो अपने आप में प्राइम नंबर है। 93 क्या होता है 3 इंटू में 31 प्राइम आ गया, छोड़ दो। 40 क्या होता है 8 इंटू में 5, तो 2 की पावर 3 इंटू में 5 की पावर 1 और 51 तो अपने आप में प्राइम है। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 की पावर 1 और 1 2 बन गया, 2 की पावर 3 है, फिर 5 की पावर 1 है, हमारे पास 31 की पावर 1 है और यहाँ पे 53 की पावर 1 है। अब ये प्राइम नंबर आ गए सारे के सारे, जो पावर है उनमें 1 ऐड करके प्रोडक्ट कर देते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे मेरे पास यहाँ पे, ये आप कहेंगे सर 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। सोल्व कर लेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 8 32 96, 96 विल बी माय आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम 240 है और HCF 15 है, तो नंबर्स का सम है 240। अच्छा, नंबर को हम क्या मानते हैं, आप कहेंगे सर AH और BH मान लेते हैं, जिसमें H HCF होता है और A और B इनका कोप्राइम पार्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे H को कॉमन ले लें तो मैं कह सकता हूँ A प्लस B मेरा 240 के बराबर, और H को अगर 15 रख दूं यहाँ पे तो आप यहाँ पे कट भी कर पाएंगे कि ये वाली वैल्यू मेरे पास किसके बराबर 16 के बराबर। इतना हमें इस लाइन से दिख गया और इतना हम सोल्व कर भी लेते हैं साथ के साथ। तो हमें बताना है कि कितने पेयर्स पॉसिबल हैं जो इसे सेटिस्फाई करेंगे। तो आप A और B की वैल्यू देखेंगे, बस A और B में कंडीशन क्या है, आपस में ये क्या है कोप्राइम है, इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं हो सकता। तो A को 1 रख दिया तो B को 15, A को 2 रखेंगे तो ये 14, बट ये तो क्या हो जाएगा आपस में कोप्राइम होंगे, नहीं रख सकते। फिर 3 और 13, 4 और 12 नहीं रख सकते, 5 और 11, 6 और 10 नहीं सकते, 7 और 9, फिर 8 8 नहीं रख सकते, 9 7 रिपीट हो जाएगा क्योंकि पेयर पूछा है ना हमसे। तो हमारे पास कितने पेयर बने 4 पेयर्स। ठीक है, इन सब में HCF से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली नंबर्स के जो पेयर्स हमसे पूछा वो मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है कि भाई सॉल्यूशन क्या होगा इन लीनियर इक्वेशंस का। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, सोल्व करके बताना है, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये वाली इक्वेशन सबसे सिंपल दिख रही है, तो मेरे को इसमें यही पता चल गया कि भाई 3x किसके बराबर हो गया z के बराबर, मतलब z 3 गुना है x की। तो चारों ऑप्शन से यही ट्राई कर लेते हैं, क्या पता इसी से आंसर मिल जाए। z क्या है इसका 3 गुना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा तो 150 का 50 रह जाएगा, 143 एज इट इज सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 143 तो एज इट इज ये इसका इंटू 3 हो जाता और 50 रहता है, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया 3 से।
तो ये नहीं हो सकता। 143/150, 143/50, 3 से मल्टीप्लाई करके ये आएगा। इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटरचेंज हो गया, ये नहीं हो सकता। तो मेरे या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब इन दोनों में भी आप देखेंगे कि भाई x की वैल्यूज दोनों की सेम है, z की वैल्यू दोनों की मेरे पास सेम है, डिफरेंस किस में है, y की वैल्यू में। तो अगर मेरे को y मिल गया तो मेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इस वाले रिलेशन को यूज करें। अब x और z के बीच में रिलेशनशिप मिल गई तो x को रिप्लेस कर दो z से इन दोनों इक्वेशन में। पहली इक्वेशन में x की जगह z रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x की जगह आ गया z, तो ये z प्लस 4z, ये हो गया 5z माइनस 9y, ये किसके बराबर, 5 के। सेकंड इक्वेशन में x हो जाएगा z/3, यहाँ पे 2z/3 आ जाएगा इसकी जगह, है ना। और यहाँ पे z वाले को ऐड करूंगा तो ये 2z/3 प्लस z मतलब 5z/3, तो ये होगा 5z डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7y, और ये वाली वैल्यू आएगी 12 के बराबर। 3 को अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे इस 3 को यहाँ से हटाना है तो ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को y निकालना था, तो आप देखेंगे ये वाली नीचे वाली में से ऊपर वाली को घटा दो तो z एलिमिनेट हो गया। 21 में से -9, 21 माइनस -9 तो ये हो गया मेरे पास 30y, तो 9 प्लस हो जाएगा। 36 माइनस 5 ये हो गया 31, तो y आ गया 31/30। कौन से में आ रहा था, a में, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास फिर से स्टेटमेंट बेस्ड है, तो हम लास्ट के लिए छोड़ेंगे, बड़ा लग रहा है। तो अब देख लेते हैं एक बार कितने सवाल हमने ऐसे जो वन गो में कर लिए। स्टार्टिंग से चलते हैं, काफी कम करें हमने, स्मोक अच्छा था ये। 2 नंबर का हमने कर लिया, 8, 10, 11, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे एक साथ इतने सारे कर लिए, 9, 10, 11, 12, तो 12 क्वेश्चंस हम वन गो में कर पाए, ठीक है। तो अगर आपने इस मॉक में 11 या 12 भी मैथ्स में स्कोर कर लिया ना आउट ऑफ 20, तो मेरे हिसाब से ये भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा, ठीक। अभी उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो हम छोड़ के चले, हो सकता है इनमें भी इजी क्वेश्चन हो। जैसे पहला सवाल है, एक क्लास में कुछ स्टूडेंट्स हैं, अगर एक स्टूडेंट जिसका वेट 60 kg है उसे ऐड कर दिया जाए तो एवरेज क्लास का 2 किलो से बढ़ जाता है। एक स्टूडेंट जिसका वेट 30 किलो है, अगर वो ऐड कर दिया जाए तो एवरेज इंक्रीज कर जाता है 2.5 kg से ओवर द ओरिजिनल एवरेज। तो हमें बताना ओरिजिनल एवरेज वेट क्या होगा। तो जब भी हम क्लास की बात करेंगे यहाँ पे, तो एक तो मेरे पास हो सकता है उनका एवरेज, और एक हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुछ रहे होंगे, और इसी पे बेस सारी चीजें चलेंगी। जब भी इस तरह की क्वेश्चन जो हमें लगे मुश्किल एकदम नहीं सोच पा रहे, तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को इक्वल करके क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। इनिशियली मेरे पास n स्टूडेंट्स थे, एवरेज वेट था a, तो सम ऑफ वेट क्या हो गया, इतना। एक स्टूडेंट जो जिसका वेट 60 kg था वो जुड़ गया, तो अब मेरे पास ये टोटल वेट बन गया। अब ये कब हुआ, जब हमने स्टूडेंट 1 जोड़ा, और इसकी वजह से इंपैक्ट क्या पड़ा, जो मेरा एवरेज था वो बढ़ गया 2 से, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन गई जिसमें 2 वेरिएबल है। ऐसे ही आगे जाके एक और स्टेटमेंट देता है, उसमें कहता है कि अगर भाई एक और स्टूडेंट जुड़ जाए, तो पहला एवरेज था इतना, एक 60 kg का जुड़ गया और एक और जुड़ जाता है 30 kg का, तो सम ऑफ वेट ये हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, n+2, एवरेज मेरा बढ़ गया, ओरिजिनल में बढ़ रहा है 2.5, ध्यान रखना यहाँ पे जो 2.5 बढ़ा है ओवर दी ओरिजिनल एवरेज बढ़ा है, ये नहीं कि जो पहले एवरेज था उसमें बढ़ गया। अगर यहाँ पे गलत ले लिया तो फंस जाओगे। तो मेरे पास भी यहाँ पे एक और इक्वेशन बन गई, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, एवरेज वेट का मान निकालना है, सोल्व करके 4 कर लो। आप कहेंगे सर ये n है, n को a से करूंगा कट जाएगा, तो इधर रह गया 60, अब इधर रह गया 2n प्लस 2 प्लस मेरे पास a, सोल्व कर लेंगे तो 2n प्लस a 60 माइनस 2 58 हो गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे n a यहाँ पे फिर से कट जाएगा, आप देखेंगे ये बन गया 90, और इधर मेरे पास 2.5n प्लस 2a प्लस 5 है, तो 5 इधर जाके घट जाएगा, तो 85, 2.5n प्लस 2a। मान किसका निकालना है, a का मान निकालना है, तो n को एलिमिनेट करना पड़ेगा।
यहाँ पे 2 है, वहां पे 2.5 है, तो इसमें 5 से कर दो, इसमें 4 से कर दो, है ना, दोनों जगह 10 हो जाएगा। और फिर इस वाली में से इसे घटा दो, तो मेरे पास यहाँ पे 8 - 5 3 है, किसके बराबर हो गया, 4 इंटू 85, 85 इंटू 2 170, इंटू में 2 340, 58 इंटू में 5, तो आप पहले 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये 29, और फिर एक जीरो लग जाएगी तो 290। तो आप देखेंगे 3a 50 के बराबर आ गया यहाँ पे, और a का मान कितना हो जाएगा 50/3, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो कैलकुलेटिव था, ऑब्वियसली 2 मिनट तक आराम से लग गई होंगी क्वेश्चन को करने में। अब ये वाला सवाल है भाई, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सवाल है। कहता है अरुण और भास्कर को एक 3 किलोमीटर की रेस दौड़नी है, जिसमें पहले अरुण भास्कर को एक हेड स्टार्ट देता है 600 मीटर का, फिर भी 30 सेकंड से हरा देता है। वापसी आते टाइम रेस में अरुण भास्कर को 2.5 मिनट की लीड दे देता है, फिर भी उसे 500 मीटर से हरा देता है। तो हमें बताना है कि डिफरेंस क्या होगा टाइम में जो अरुण और भास्कर वन साइड की रेस सेपरेटली अगर कवर करते हैं। अच्छा सवाल है, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 में जो पूछे गए थे उन क्वेश्चंस में से, और मतलब वैल्यू चेंज करके हमने बनाया। इस टाइप का सबसे डिफिकल्ट सवाल था, उसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी। और इस क्वेश्चन में भी अगर हम देखें तो 4 ऑप्शन दिख रखे हैं, 2 मिनट, 2 मिनट 45 सेकंड, 1 मिनट 45 सेकंड और 3 मिनट। अच्छा, यहाँ पे क्या है, अरुण हेड स्टार्ट दे रहा है भास्कर को, फिर भी 30 सेकंड से जीत जा रहा है। मतलब हमें कह सकते हैं अरुण की स्पीड क्या है, ज्यादा है भास्कर की स्पीड से, और ये भी कह सकता हूं अरुण का टाइम क्या होगा, कम होगा भास्कर के टाइम से। पहली स्टेटमेंट से ये चीज दिख रही है। दूसरी चीज, वापसी आते टाइम भास्कर को अगर 2.5 मिनट का हेड स्टार्ट दे दे तो हार जाता है 500 मीटर से। तो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि हेड स्टार्ट दे रहा है लेकिन हार जा रहा है, पहले केस में हेड स्टार्ट भी दे रहा था फिर भी कुछ टाइम से जीत जा रहा था। तो ये चीज हमने फर्स्ट लाइन से डिनोट कर ली। अच्छा, एक चीज बताओ आप, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, अरुण पूरा 3000 मीटर दौड़ रहा है, ठीक है, भास्कर को फिर भी 30 सेकंड से हरा पा रहा है कुछ हेड स्टार्ट देने के बाद। तो मैं कह सकता हूं कि जो भास्कर का टाइम होगा, क्या वो अरुण का जो टाइम है उसमें 30 सेकंड जोड़ दूं उससे भी ज्यादा होगा या नहीं होगा? क्या आप ये चीज कह सकते हैं? क्योंकि अरुण ने 30 सेकंड का स्टार्ट दिया, फिर भी भास्कर कुछ डिस्टेंस का हेड स्टार्ट और देना पड़ा, तब जाके चीजें क्लियर हो रही हैं। तो पहली स्टेटमेंट से ये आ गया। दूसरी स्टेटमेंट से हम ये देख रहे हैं कि अरुण अगर भास्कर को 2.5 मिनट का लीड दे दे, 2.5 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 मतलब 150 सेकंड का अगर हेड स्टार्ट दे दें तो उस पर्टिकुलर केस में भास्कर जीत जा रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो अरुण का टाइम है अगर उसमें 250 जोड़ दूं तो ये वाली वैल्यू जो ये टाइम 150 जोड़ दूं अरुण के टाइम में, तो भास्कर का जो टाइम लगेगा पूरे डिस्टेंस को कवर करने में वो इससे क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अरुण अगर जब इतना टाइम भास्कर ले रहा है अरुण के टाइम से 150 सेकंड ज्यादा, तो भास्कर जीत रहा है। तो भास्कर का टाइम क्या होगा, इससे कम होगा। हमसे कह रहा है सेम रेस में अगर भास्कर का टाइम मैंने बीटी माना है 3000 मीटर को कवर करने के लिए, तो इनका टाइम बता दो भास्कर और अरुण का। ये अरुण का टाइम है डिस्टेंस को कवर करने के लिए, ये भास्कर का टाइम है। आप देखेंगे अरुण के टाइम में 30 जोड़ दूं तो भास्कर का टाइम उससे ज्यादा है, 150 जोड़ दूं तो उससे कम है। तो मैं इन दोनों का अगर डिफरेंस लूं तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी अरुण का टाइम प्लस 120। तो भास्कर का जो टाइम होगा और अरुण का जो टाइम होगा इनके बीच का गैप 120 या उससे कम ही आपको देखने को मिलेगा, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, है ना। लॉजिकल अप्रोच ये है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, खाली ग्रेटर देन का साइन है। एक टाइम इस टाइम भास्कर जीत रहा है, इस टाइम एक बार की में अरुण जीत रहा है। तो हमें ये चीज समझ में आई कि जो इनके जो टाइम का गैप है वो मेरा 120 सेकंड से क्या होगा, कम का होगा। तो जो आंसर होगा 120 सेकंड कितना होता है, 2 मिनट, 2 मिनट से कम वाला ही आंसर हो सकता है। चार ऑप्शन में ये 3 मिनट हो गया, ये 2 मिनट हो गया, ये 2 मिनट 45 सेकंड, ये तीनों के चांसेस नहीं है। मेरा आंसर होगा तो यही हो सकता है, इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। ये इसे करने की हमारी डायरेक्ट अप्रोच है। अगर मैं बेसिक से जाऊंगा तो ये बहुत लंबा सवाल जाता है, और बेसिक से भी जो तरीका बेस्ट होता है इस तरह के सवाल में। अगर मेरे पास ऐसा हो
कि भाई दो रेस हो रही है सेम डिस्टेंस पे, दोनों बार एक ही पर्सन जीत रहा हूं, मान लो दूसरे बार पहली बार भी अरुण जीत जाता, दूसरी बार भी अरुण जीत जाता, यहाँ पे कुछ हेड स्टार्ट दे दिया, कुछ टाइम से हार गया, यहाँ पे फिर कुछ हेड स्टार्ट दे दिया, कुछ टाइम से हार गया। तो इस केस में तो चीजें कंपेयर करके हम इजीली कर पाते हैं, लेकिन एक बार अरुण जीते और एक बार दूसरा पर्सन जीत जाए तो उस केस में कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। अब इक्वेशन कैसे बनेगी वो समझ लो, ठीक है। मैं मान लेता हूं अरुण को जो टाइम लगेगा 1 मीटर चलने में, वो मान लिया मैंने ए। जो भास्कर को टाइम लगेगा 1 मीटर चलने में, वो मैंने मान लिया बी, ठीक है। पहला सिनेरियो क्या है हमारे पास, ये 3000 मीटर की रेस है, मीटर पर सेकंड में सारा कंसीडर करके चलूंगा मैं, ठीक है। अरुण ने भास्कर को हेड स्टार्ट दिया कितने का, 600 मीटर का, और फिर भी जीत गया 30 सेकंड से, ऐसा ही हुआ है। तो एक्चुअली भास्कर ने कितना डिस्टेंस कवर किया, आप कहेंगे सर 3000 में से 600 घटा दो, तो इतने टाइम में भास्कर ने 2400 मीटर कवर किया। तो भास्कर को कितना टाइम लगा होगा, 24 बी, क्योंकि 1 मीटर कवर करने में बी डिस्टेंस लग रहा है, 2400 मीटर कवर करने में इतना लगेगा। अच्छा अरुण की बात करूं तो अरुण ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अरुण ने तो पूरी की पूरी रेस दौड़ी है, तभी तो जीता है वो। तो अरुण ने जो टाइम लिया है वो लगा है 3000 मीटर कवर करने में इतना टाइम लगा। अच्छा भास्कर ने जो ये वाला डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि 600 का तो उसे स्टार्ट ही मिल गया था, अरुण टी टाइम तक, अगर अरुण यहां से लेके यहां तक टी टाइम तक दौड़ा है, तो भास्कर यहां से लेके यहां तक टी टाइम में दौड़ा है, 30 सेकंड उसने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो इन दोनों के टाइम का गैप कितना हो गया, 30 सेकंड, मतलब भास्कर ने 30 सेकंड फालतू लिया अरुण से, तो इन दोनों का टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, 630। पहली इक्वेशन समझ में आ गई। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। अरुण ने क्या किया, भास्कर को 2.5 मिनट का हेड स्टार्ट दे दिया, मतलब 150 मिनट का हेड स्टार्ट दे दिया। तो मतलब सीधी सी बात है कि भाई अरुण क्या करेगा, 150 सेकंड कम चलेगा। तो अरुण का टाइम और भास्कर के टाइम का डिफरेंस निकाल लो। अरुण ने कितना डिस्टेंस कवर किया, अरुण 500 मीटर से हार गया, तो अरुण ने 500 कम मतलब 2500 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया होगा, तो टाइम इतना लगा होगा। भास्कर ने कितना किया, भास्कर ने पूरी रोज रेस दौड़ी है इस बार, तो उसने पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है वो कवर कर दिया, और ये इक्वेशन बन गई मेरी। अब यहां से मैं निकाल सकता हूं कि भाई भास्कर को 1 मीटर कवर करने में कितना टाइम लगता है, बी। अरुण को कितना लगता है, वो ए का मान आ गया। और हमारे पास जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या होगा, 3000 मीटर, मतलब एक टाइम कंप्लीट करने में कितना डिफरेंस लग रहा है वो बताना है। तो 3000, आपको पता है अरुण फास्ट है भास्कर से, तो अरुण का टाइम कम होगा, तो 3000 बी माइनस ए मैं लिख सकता हूं, मेरे को इसका मान बताना है, ठीक है। 3000 भी भास्कर को कितना टाइम लगा, 3000 ए अरुण को कितना टाइम लगा, उनका डिफरेंस। तो सोल्व कर लेंगे यहाँ पे, अगर मेरे को वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या इक्वेट कर दूं मैं, रेशियो देख लिया करो इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पे बी है, यहाँ पे इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो 600 से कट जाएगा, ये आएगा 4:5। इन दोनों का रेशियो निकालूंगा तो ये आएगा 6:5। कौन सी बड़ी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू आ रही है 6 और 5, यहाँ पे छोटी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, ये 4:5 आया था ना इन दोनों का रेशियो, तो ऊपर वाले में 5 से मल्टीप्लाई, नीचे वाले में 4 से, तो इसमें 5 से और नीचे वाले में 4 से, तो आप देखेंगे ये वाली वैल्यू दोनों क्या हो जाएगी, 12,000, जो कि कट जाएगा। अब आगे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी बनेगी मल्टीप्लाई करके, तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे, 600 माइनस 150 ये आ जाएगा 450। अच्छा यहाँ पे 10,000 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 15,000। साइन सेम है, हम डिफरेंस ले रहे हैं और हमें पता है पॉजिटिव वैल्यू ही आनी है, तो 15,000 में से 10,000 घटा दूंगा तो 5,000 ए, यही आ गया। अच्छा सोल्व करेंगे यहाँ पे, तो अगर आप 5 से काट देंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 90, और उसमें अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 270। तो मेरे पास ये आ गया कि भाई 3000 मीटर कवर करने में अरुण को कितना टाइम लगेगा, 270 सेकंड्स लगेंगी। यहां से आप स्पीड निकाल सकते हैं, जो मर्जी आप चाहो निकाल सकते हैं अरुण के बारे में, क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है ना। तो हमने सारी चीजें निकाल ली कि 3000 मीटर कवर करेगा 270 सेकंड्स में, और स्पीड बतानी होगी तो 3000 बाई 270 इतने मीटर पर सेकंड स्पीड आ जाएगी। अच्छा अगर मैं भास्कर की बात करूं तो 3000 ए का मान कितना आ गया यहाँ पे 270, पुट कर देंगे तो ये 300 हो जाएगा, 300 बी किसके बराबर आ गया मेरे पास, 300 के बराबर आ गया। हमें किसका मान चाहिए, 3000 बी का मान चाहिए, तो वो कैसे आएगा, आप कहेंगे सर इसमें
इसे 24 से डिवाइड और 30 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे यही बन जाएगा, है ना, सेम ही चीज आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 5 और 4, 75 इंटू में 5 375। इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 375 माइनस 270 105 105 सेकेंड आंसर आ गया। ये क्या होता है 1 मिनट 45 सेकेंड। ये हो गया इसका बेसिक अप्रोच। ठीक है, अच्छा सवाल था, कॉपी में नोट करके रख लेना। इस तरह के सवाल बनेगा तो करना आना चाहिए, हालांकि एग्जाम में लास्ट में करना टाइम ज्यादा ले जाता है। स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आ गया, देखते हैं। कहता है कि रवि ने डिसाइड किया कि उसे एक 960 सॉरी रवि और राजीव ने एक 960 मीटर लॉन्ग रेस चलने का डिसाइड किया और ट्रैक की जो लेंथ है वो लेंथ ऑफ रेस के बराबर है, मतलब 960 मीटर का मेरे पास क्या है, एक ट्रैक है। यहां पे एक राजीव है मेरे पास और एक रवि है, इन दोनों को दौड़ना है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ये कंक्लूड करती है कि जब राजीव और रवि मिलेंगे तो जो डिस्टेंस है वो जो बचा हुआ होगा वो 3/8 होगा टोटल डिस्टेंस के। मतलब जो ये बचा हुआ डिस्टेंस है ये होगा 3/8 ऑफ टोटल डिस्टेंस था, दैट इज 960। आप देखेंगे 8 से काट दूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 120 और ये हो जाएगा 120 इंटू 3 दैट इज 360। मतलब कौन सी स्टेटमेंट ये कंक्लूड करके बता दे कि अभी यहाँ पे मेरे पास 360 का डिस्टेंस बचा हुआ है और 960 में से 360 घटा दूंगा तो मतलब ये वाली वैल्यू 600। कि मतलब स्टार्टिंग से जब वो चल रहे हैं तो वो 600 मीटर की दूरी पे मिलेंगे। कौन सी स्टेटमेंट ये कंक्लूड कर सकती है? स्टेटमेंट 1 भाई कि रवि 5 सेकंड बिफोर स्टार्ट करता है राजीव से। तो रवि अगर 5 सेकंड पहले स्टार्ट करता है तो आप कहेंगे सर रवि यहां से स्टार्ट करेगा और ये हो गया 5 सेकंड। क्या मैं कह सकता हूं कि इससे मेरे को ये पता चल गया कि ये दोनों यहां पे जाके मिलेंगे 600 मीटर के बाद? नहीं पता चल रहा, इंडिविजुअली इससे कुछ नहीं पता चल रहा। स्टेटमेंट 2 कहती है कि रवि भाई 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, तो रवि यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। क्या खाली इस स्टेटमेंट से? अभी मेरे को ये आगे से भी नहीं लेना, अगर आप पीछे से भी लो रवि 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है, क्या यहाँ पे मिलेंगे? नहीं कह सकते। अगर मैं दोनों स्टेटमेंट भी ले लूं, रवि 5 सेकंड बाद का हेड स्टार्ट ले लेता है और उसके बाद 8 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट करता है दौड़ना, तब भी मैं नहीं कह सकता यहाँ पे मिलेंगे। अभी राजीव के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट को मिला के भी मैं कुछ नहीं कह सकता, इंडिविजुअली भी कुछ नहीं कह सकता। अब थर्ड स्टेटमेंट आती है, राजीव दौड़ता है 10 मीटर पर सेकंड से। अब इसकी बारी आ गई कि भाई ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। अब मेरे को जब राजीव के बारे में पता चल गया तो अगर मैं कॉम्बिनेशंस देखूं, खाली राजीव के बारे में पता हो, खाली स्टेटमेंट 3 से कुछ बता सकता हूं? नहीं बता सकता जब तक रवि के बारे में ना पता हो। रवि की स्पीड मिल गई और राजीव की स्पीड मिल गई। अगर मैं स्टेटमेंट ये दोनों देखूं तो क्या मैं कुछ बता सकता हूं? आप कहेंगे सर एक 8 से चल रहा है एक 10 से, दोनों साथ में स्टार्ट करेंगे तो कभी मिल ही नहीं सकते। ये तभी मिलेंगे जब जो इसकी स्पीड कम है वो आगे से स्टार्ट करे। तो वो कहां से मिल रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट से कि 5 सेकंड का हेड स्टार्ट मिल गया। तो अब मैं ये कह सकता हूं भाई तीनों स्टेटमेंट मिला के तो शायद मेरे को पता चल जाए कि वो कहां पे मिलेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं पता चलेगा। तो तीनों स्टेटमेंट या तो हम यूज करेंगे तो उससे आंसर मिल जाएगा, या ऐसा भी हो सकता है भाई तीनों स्टेटमेंट यूज कर ले वो मिले भी लेकिन यहां पे ना मिले जहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, तो ये भी हो सकता है। बाकी दोनों किसी भी स्टेटमेंट को कोई भी दो यूज करके हम इंडिविजुअली नहीं बता सकते कि वो कहां, कि जो स्टेटमेंट हमें दी गई है कि वो यहां पे मिलेंगे, होगा ऐसा या नहीं होगा। अच्छा अब सोल्व करके देख लेते हैं। 5 सेकंड अगर मेरे पास रवि पहले चल लेता है तो 8 की स्पीड है, तो 8 इंटू में 5 इतनी दूरी तय करी होगी। अच्छा एक की स्पीड राजीव की स्पीड है 10, इसकी 8 है, रिलेटिव स्पीड कितनी हो गई? 8 माइनस 10 माइनस 8, ये हो गई। तो इतने टाइम में इन दोनों का मिलन होगा। कितना डिस्टेंस के बाद होगा स्टार्टिंग से? आप कहेंगे सर राजीव की अगर 10 है ना स्पीड, तो राजीव तो यहां से चल रहा है, तो यहां से देख लो कि कितने डिस्टेंस के बाद वो मिलेंगे। तो ये टाइम में कितने टाइम बाद मिलेंगे? राजीव की स्पीड है 10, तो इतने डिस्टेंस के बाद इनका मिलना होगा। तो ये 40 भाग 2 20 इंटू में 10 200, स्टार्टिंग से 200 मीटर के बाद इनका मिलन होगा। यहां पे दे रखा है 600 मीटर के बाद, तो आंसर गलत है। मतलब ये तीनों स्टेटमेंट मिलके भी हमें सही आंसर नहीं दे सकती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये IBACIO
2023 का ही सवाल है जो जनवरी 2024 में पेपर हुआ था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एडिटेड उठा रखा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल अब हमारे पास मिक्सचर से रिलेटेड सवाल है, देखते हैं। कहता है 4 लीटर का हमारे पास मिल्क और वाटर का मिक्सचर है और उसमें मिल्क की कंसंट्रेशन है कितनी, 80%। हमने 20% सॉल्यूशन निकाल लिया और उसे वाटर से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब जो हमारे पास न्यू मिक्सचर बचा उससे हमें कॉफी बनानी है जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन होनी चाहिए 60%। तो हमें बता दो कितने लीटर हम इसके अंदर पानी मिला दें जिससे कि हमारी कॉफी क्या हो, तैयार हो जाए। तो कैसे करेंगे आप देखेंगे, सबसे पहले हमने एक सॉल्यूशन जिसमें 80% क्या है, मिल्क है। तो मेरे पास मिल्क कितना हो गया, आप कहेंगे सर 4 लीटर सॉल्यूशन है, इसमें क्या है 80% मेरे पास क्या है, मिल्क है। तो मिल्क की क्वांटिटी इतनी हो गई, है ना। अब इस सॉल्यूशन का 20% हमने निकाल लिया, तो आप कहेंगे सर 20% में मेरे पास मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा, जो टोटल सॉल्यूशन है उसका निकलेगा ना। तो मिल्क कितना निकल जाएगा, आप कहेंगे सर मिल्क की जितनी क्वांटिटी है, मिल्क अपनी क्वांटिटी का 20% निकल जाएगा, तो मिल्क रह जाएगा इसका भी 80%, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे मिल्क निकल चुका है, मिल्क की क्वांटिटी आ गई फाइनल में। अच्छा, टोटल तो आपको पता ही है, जितना मैंने निकाला सॉल्यूशन में से उतना ही मैंने पानी डाल दिया, तो मिल्क कितना है, टोटल सॉल्यूशन कितना है, ये तो फाइनली 4 लीटर है, तो बचा हुआ कितना होगा मेरे पास, वाटर होगा। तो अब यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं मिल्क का निकालना चाहता हूं तो आप कहेंगे सर ये 4/5 होता है और ये भी 4/5 होता है। ठीक है, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 4/5 की टर्म्स में नहीं लिखना तो आप इसे यहाँ पे 8/10 की टर्म्स में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास 8 8 जा 64, 4 जा 256, तो 256 डिवाइडेड बाय 100, इतना मेरे पास मिल्क है और मेरे पास वाटर है 4 लीटर। ठीक है, मिल्क की क्वांटिटी आ गई, टोटल सॉल्यूशन मिल गया, यहां से आप वाटर की क्वांटिटी निकाल सकते हैं। वाटर की क्वांटिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 4 लीटर में से 256 बाय 100 को अगर मैं घटा दूं, 2.56 घटाना है बेसिकली 4 में से, तो ये मेरे पास बचेगा 1.44 या 144/100। मैं कह सकता हूं कि मेरे पास अगर ये मिल्क है तो मेरे पास ये वाटर है। अब आपसे कह रहा है कि कितना मैं वाटर मिला दूं जिससे कि वाटर की कंसंट्रेशन हो जाए 60%। 60% का मतलब है वाटर 6 हो जाए और मेरे पास मिल्क क्या हो जाए, 4 हो जाए। तो मेरे को ये रेशियो चाहिए, सोल्व करके अपना आंसर हम बता सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी हो गया लेकिन ठीक है, अभी जैसे चला। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास, ये 2/3 हो जाएगा, 2 से काट दूंगा तो ये 128 हो जाएगा, 128 इंटू में 3 372 हो जाएगा, और ये वाला ये बराबर हो जाएगा 272 144 प्लस 100x के, तो 144 इधर घटा देंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो ये वाला मान मेरे पास x के बराबर आ, ये 4 है, सॉरी 274, 82 84 होएगा यार, 74 भी नहीं 84। तो ये बचेगा मेरे पास यहाँ पे 340 डिवाइडेड बाय 240 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2.4। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, और भी तरीके हो सकते हैं, आप रेशियो मेथड यूज करना चाहें रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशियो में भी कुछ नहीं होगा, आपको इनिशियली दे रखा था मिल्क रेशियो वाटर, आप कहेंगे सर मिल्क मेरे पास 8 है, टोटल वाटर रहेगा 10, या मिल्क रेशियो टोटल लेके आपको करना पड़ेगा, मिल्क रेशियो टोटल है मेरे पास ये 8 है तो ये 10 है। अगर मैं यहाँ पे 20% रिड्यूस कर देता हूँ तो और उसके जगह वाटर डाल देता हूँ तो टोटल सोल्यूशन तो इतना ही रहेगा, ये 20% रिड्यूस हो जाएगा तो इसमें 0.8 करना पड़ेगा हमें, तो आप कहेंगे सर ये हो गया 6.4। अब ये टोटल सोल्यूशन मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं पॉइंट हटा दूं तो 6.40 और ये हो जाएगा 100। ठीक है, और यहाँ पे 8 से काट देंगे तो मेरे पास वैल्यू बचेगी, ये 4 से कटेगा तो 16:25, वेयर 25 किसे रिप्रेजेंट करता है, ये 25 रिप्रेजेंट करेगा हमारा टोटल सॉल्यूशन जो कि है 4 लीटर को। अब फाइनली हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वाटर 60%, तो हमें मिल्क कितना चाहिए 40%। तो मिल्क अगर 40% चाहिए
तो आप कहेंगे सर हमें अब जो सॉल्यूशन चाहिए वो चाहिए 2:5। ठीक है, ऐड करेंगे तो यहां से चेंज करना पड़ेगा हमें। इतना तो हमने निकाल लिया, इसके बाद चेंज कर लो। ये आप कहेंगे सर 16 मेरे पास यहाँ पे क्या बचा, मिल्क बचा। वाटर कितना बचा मेरे पास यहाँ पे 25 माइनस 16 डेट इज 9। अब यहाँ पे हमारे पास हमें चाहिए वाटर 6 और अगर मिल्क है 4, तो मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों जगह 4 से कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा। मिल्क कंसंट्रेशन मेंटेन हो गई। तो हमें कितना वाटर डालना पड़ा यहाँ पे 9 और 24 15 रेशियो। तो 25 रेशियो हमारे पास 4 के बराबर है, 15 रेशियो का मान बताना है तो 4/25 इंटू में 15, दिस विल बी माई आंसर। तो यहां से अगर मैं काटूं तो 5 और ये आ जाएगा 3 और ऊपर नीचे 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज 2.4। ठीक है, तो एक अप्रोच रेशियो मेथड से जाना चाहो तो आप वैसे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही चीज है। अगला सवाल हमारे पास कहता है मुंबई है जिसके अंदर 3 लोकेलिटीज दे रखी है, एक जुहू है, एक बैंड्रा है और हमारे पास एक गोरेगांव है। पॉपुलेशन का रेशियो दे रखा है 9:8:3। जुहू के अंदर 70% लिटरेट है, बैंड्रा के अंदर 20% इलिटरेट है। तो इलिटरेट कितने होंगे 80%। हमेशा ऐसा किया करो जब लिटरेट और इलिटरेट वाले सवाल आए तो कोई एक को पकड़ के आगे कर बढ़ जाया करो, लिटरेट को पकड़ लो या फिर इलिटरेट को पकड़ लो। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, बाद में आप आसानी से कर लोगे। और आगे कहता है गोरेगांव में 80% लिटरेट है, तो यहाँ पे हमने सबके लिटरेट लिख दिए। हमसे पूछता है कि भाई बता दो परसेंटेज लिटरेसी क्या होगी सारी लोकेलिटीज में मिला के। अब एक तरीका तो ये है कि सबको मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लो, इन तीनों के सम से आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी दूसरा तरीका हम डेविएशन कंसेप्ट यूज कर लें। मैं मान लेता हूं कि एवरेज में लिटरेसी है कितनी 80%, तो यहाँ पे डेविएशन कितना आएगा। आप कहेंगे सर यहाँ पे 0 का डेविएशन है, यहाँ पे भी 0 का, और 70 माइनस 80 करूंगा तो -10% का यहाँ पे डेविएशन आया। सम ऑफ डेविएशन निकालेंगे तो नंबर और इनटू में दिस करना पड़ता है सम ऑफ डेविएशन निकालने के लिए। तो ये 0 वाले तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 9 इंटू -10 -90, ये हो गया डेविएशन का सम। मीन डेविएशन निकालना है तो डिवाइडेड बाय नंबर से कर देते हैं। तो रेशियो जो था लोगों का उनका सम कितना है 9 + 8 17 और 3 20। तो ये हो गया मेरा मीन डेविएशन। जो हमने एवरेज माना था उसमें मीन डेविएशन को जोड़ देते हैं तो हमारा न्यू एवरेज निकल जाता है। तो एज्यूम्ड मीन प्लस मीन डेविएशन ये होता है हमारा न्यू एवरेज। तो न्यू एवरेज क्या हो गया 80 माइनस, ठीक है, या फिर एवरेज ये हो गया 80 प्लस में माइनस में 90/20, तो 80 माइनस 4.5 ये वाली वैल्यू हो गई हमारे पास 75.5। अब ये सब समझाने में मैंने इतना लंबा लिख दिया, वरना इस क्वेश्चन को विदाउट पेन भी बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा, मैं जानता हूं। ये सारी चीजें आपके मन में चल रही थी, बस इतना लिख लिया ना आपने, उसके बाद आपको दिख जाएगा कि भाई 80 है और यहाँ पे 70 दे रखा है तो -10 का डेविएशन -90 हो गया, -90 डिवाइडेड बाय 20 तो -4.5, 80 में से 4.5 घटा दो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, और बाकी एक और कैच था इस क्वेश्चन में, 2 ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते थे। जैसे कि अगर आप ध्यान देंगे ऑप्शन पे 70 और 80 की रेंज है लिटरेसी की, तो इनका एवरेज निकालूंगा तो 70 और 80 के बीच में ही कहीं आएगा। 70 से कम नहीं हो सकता है, 80 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये दोनों ही आंसर पॉसिबल थे। फिर भी पूरा तो करना ही पड़ता है वैल्यू निकालने के लिए। अगला सवाल हमारे पास, एक फादर डिस्ट्रीब्यूट करता है कुछ चॉकलेट अपने चारों बच्चों में और कुछ अपने पास भी रख लेता है। जो सबसे बड़े 3 बच्चे हैं उनमें दे देता है किस रेशियो में 3:11:7 के अंदर। टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स जो फादर और यंगेस्ट सन है उसके पास जो है वो 3 टाइम्स है जो चॉकलेट उसने अपने तीनों बड़े बच्चों में दी है। तो अगर मैं रेशियो को देखूं तो 18 और 3 21, इन्हें 21 के मान लेता हूं, तो फादर और स्मॉलेस्ट सन को एस से डिनोट कर लेता हूं, तो इसकी 3 गुना हो जाएंगी उनके पास। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास, इनके पास 63 के चॉकलेट है फादर और स्मॉलेस्ट सन पे, बाकी तीनों सन्स पे 21 की चॉकलेट्स हैं। आगे कहता है कि जो रेशियो है फादर का और जो उसके बच्चों के पास चॉकलेट है उनका रेशियो दे रखा है हमें 3:4। फादर का रेशियो ऑल चिल्ड्रन ये है 3:4। अच्छा एक चीज बताओ, टोटल कितनी चॉकलेट्स हुई हमारे पास, ये 3 बच्चों के पास ये है और फादर और
स्मॉलेस्ट सन के पास इतनी है, तो टोटल कितनी हो गई 21 प्लस 63 84 के। यहाँ पे फादर और ऑल चिल्ड्रन दे रखा है, तो ये 7 रेशियो है। ये किसके बराबर हो गया 84 के। टोटल चॉकलेट्स तो हमारी यहीं आ गई, तो 1 रेशियो हमारा किसके बराबर हो जाएगा 12 के। तो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों जगह, तो मेरे पास यहाँ पे सारे बच्चों की मिला के चॉकलेट और फादर की चॉकलेट आ गई। हमसे कहता है कि अगर यंगेस्ट बेटे के पास 81 चॉकलेट्स हैं तो टोटल चॉकलेट्स कितनी थी। यंगेस्ट बेटे के पास कैसे निकालेंगे, चारों चिल्ड्रन की मिला के इतनी है, 3 चिल्ड्रन की मिला के इतनी है, तो 4 × 12 48 के माइनस 21 के, ये हो गया मेरे पास यहाँ पे 27 के। यंगेस्ट बेटे के पास इतनी है, ये किसके बराबर दे रखा है 81 के। हमें किसका मान बताना है, सभी का मिला के, सभी के पास कितनी थी 84 के चॉकलेट्स, इसका मान बताना है। आप देखेंगे कितने टाइम्स जा रहा है, यहां से 3 टाइम्स जा रहा है, तो 84 इंटू में 3 करना पड़ेगा, तो ये वाली वैल्यू 260 252, ये आंसर होगा। क्लियर, चलें क्या आगे। बाकी एक चीज और देख सकते थे आप, टोटल चॉकलेट्स की जब बात कर रहा था तो जो हमारा आंसर होता वो किसका मल्टीपल होता, ये फादर है, ये सारे बच्चे हैं, इन सबके मिला के 3:4 मतलब 7 रेशियो का मल्टीपल हमारा आंसर होना ही चाहिए। तो चारों ऑप्शन में जो वैल्यू 7 से कट जाए आप वो आंसर को अपना मार्क कर सकते हैं। जैसे 7 से अगर मैं देखूं तो ये वाली वैल्यू नहीं कटेगी, 7 से ये वाली वैल्यू भी नहीं कटेगी, 7 से ये वाली वैल्यू कट रही है, ये भी नहीं कट रही, एक ही वैल्यू थी जो 7 से कट रही थी और मेरा आंसर यही आ जाता अगर आप सिर्फ इस चीज को पकड़ लेते, क्योंकि चॉकलेट या तो पूरी होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता है किसी को आधी चॉकलेट दे दी, किसी को 1.5 चॉकलेट दे दी, दैट इज वेरी रेयर, नंबर्स ही होंगे। तो मेरा आंसर जो भी होगा टोटल चॉकलेट 7 का मल्टीपल अगर इतना भी देख लिया था तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जाता। अगला सवाल हमारे पास ये हो गया, ये कहता है एक आदमी ने 50% अपनी सेविंग्स का, जो कि उसकी सेविंग्स इतनी थी, अपने वाइफ को दे दी और बची हुई अपने 2 बच्चों में बांट दी, ए और बी में। तो ए और बी में कितनी दी होगी, बची हुई इतनी थी, इतनी वाइफ को दे दी तो इसकी आधी, आधी कर देंगे तो 33060 इतनी अपने बच्चों में उसने बांटी। आगे कहता है ए और बी है उसके बेटे, एक की एज ए की 14 ईयर्स है और बी की 12 ईयर्स है। इसने कुछ इस तरीके से अपने बेटों के बीच में ये सेविंग्स बांटी कि जब दोनों 18 साल के हो ना तो सेम अमाउंट उन्हें मिले, 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज लगेगा जो पैसा उन्हें अभी दिया उस पे। तो हमें बताना है बी को उसने कितना पैसा दिया होगा। आप कहेंगे सर इस तरह के क्वेश्चन में हम डायरेक्टली कर लेते हैं, ब्याज की दर कितनी है 12.5, जिसे मैं बोलता हूं 1/8, तो अगर 8 इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल के बाद मिलेंगे 9। हम देखते हैं दोनों बेटों की एज का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे है 2 साल का, तो इसकी पावर कर देते हैं 2। और ऊपर क्योंकि भाई छोटे बेटे को 6 साल मिले, 18 साल तक पहुंचने में इसे 4 साल ही मिले हैं, तो छोटे बेटे को ज्यादा टाइम मिल गया है, ठीक है, पैसे पे ब्याज लगने के लिए छोटे बेटे को ज्यादा टाइम मिला है, तो छोटे बेटे के अकाउंट में कम पैसे डालेंगे और बड़े बेटे के अकाउंट में ज्यादा पैसे डालने पड़ेंगे, है ना। तो जब यहाँ पे ये जो रेशियो निकलता है ये किसके बराबर होता है, बड़ा बेटा जो है ए तो उसके अकाउंट में इतना और छोटा बेटा जो है बी उसके अकाउंट में इतना, ये रेशियो हमें बता देता है कि उनके अकाउंट में कितने कितने रुपए डले होंगे। ये डायरेक्ट तरीका है, बेसिक से आप करना चाहो तो आप कहेंगे सर ए बड़ा बेटा, ब्याज की दर है 12.5 मतलब 8 का 9 मिलेगा 1 साल में, कितने साल के लिए पैसे इन्वेस्ट हुए हैं, इसके लिए 14 साल का 18 साल पे मैच्योरिटी होगी, तो 4 साल के बाद उसका अमाउंट ये होगा। ये किसके बराबर है, जो छोटे बेटे के मान लो आज 20 रुपीज दिए गए हैं, इस ब्याज की दर है 12.5% मतलब 8 का 9 बनेगा 1 साल में, 18 साल में मैच्योरिटी है तो कितना साल हो गया हमारे पास 6 साल। या फिर आप इसे ऐसा मत लिखो, आप कहेंगे सर 18 ईयर्स में मैच्योरिटी है, अभी एज कितनी है 14, तो इतने का गैप है। 18 ईयर्स में मैच्योरिटी है, अभी एज कितनी है 12, तो इतने साल के लिए कंपाउंड होगा। जब आप सोल्व करेंगे तो a बाई बी आपके पास आ गया, 9/8 कॉमन आ जाएगा और पावर जो होती है आपको पता है डिवीजन में जाके यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट होगी, इसमें से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो आप देखेंगे 14 पॉजिटिव का हो जाएगा, ये 12 नेगेटिव का हो जाएगा और 18 कट जाएगा। तो ये जो इनका डिफरेंस है वही मैंने यहाँ पे लिखा है 2, है ना, और a बाई बी। सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी कि भाई ये 81 है और ये 64 है,
इन दोनों का कंबाइंड सम हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 145, ये इसके बराबर दे रखा है। हमें बताना है कि बी का शेयर कितना था, मतलब 64 रेशियो का मान। ठीक है, अब 64 तो मेरा देखो यहाँ पे ये ओड वैल्यू है, ये 2 की पावर 6 होती है, तो कोप्राइम मतलब आपस में कोप्राइम हो गए, तो मेरा आंसर जो होगा 64 का मल्टीपल होगा। 64 का डिविजिबिलिटी रूल आप लगाना चाहो तो आप कहेंगे सर 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, इस तरीके से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वैल्यू है ऐसी। अब चारों ऑप्शन अगर मैं लास्ट के देखूं, ये 92 4 से कटता है, ये भी 4 से, सारे 4 से कट रहे हैं, तो डायरेक्टली नहीं कर पा रहे, थोड़ा टाइम जा सकता है, इससे बढ़िया सोल्व भी कर लो। अगर सोल्व भी कर लो तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी भाई, 33060। यूनिट डिजिट भी देखो, लास्ट 2 डिजिट भी 3 ऑप्शन की सेम है, यूनिट डिजिट भी, तो मुश्किल हो जाएगा, पूरा ही सोल्व करना पड़ेगा। बाकी डिजिटल सम लगाना चाहो तो आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अगर डिजिटल सम ट्राई करें तो क्या होगा, आप देखेंगे 9 से कट गया, 5 और 3 8, 9 कट गया, इसका डिजिटल सम 2 है, 9 1 और 8 9, इसका 0 है। इसका डिजिटल सम 9 कट गया, 9 3 है, इसका डिजिटल सम 9, इसका भी 3 है। दो ऑप्शन का डिजिटल सम सेम आ रहा है। अब देखना पड़ेगा हमें कि इन दोनों में से अगर आंसर हुआ तो बात नहीं बनेगी इसका डिजिटल सम। ये नीचे 1 बन गया तो इसे तो इग्नोर ही कर दो। यहाँ पे क्या है, 6 6 12 3 आ गया, 10 1, डिजिटल सम 3, तो डिजिटल सम से भी नहीं कर पा रहे, ये दोनों आंसर हो सकते हैं हमारे। ठीक है, तो डिजिटल सम भी काम नहीं किया तो टाइम वेस्ट ही हो गया डिजिटल सम यूज करने में, इतने में तो हम कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन कर लो भाई, फिर सीधा 5 से कट जाएगा, या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक 0 290 बनेगा, यहाँ रह जाएगा 29 और यहाँ पे 2। 29 से इसे काटेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, पहले तो 1 जाएगा, फिर 40 बचेगा, फिर 1 और लास्ट में यूनिट डिजिट 6 है तो 4 ही जाना चाहिए, तो 114 है, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी 128। अब मल्टीप्लाई करना है, सिंपल वैल्यूज हैं, डायरेक्टली कर लो। 128 इंटू 4 करूंगा तो ये 400 और 28 इंटू 4 112, तो 512 होता है, तो 51 कैरी फॉरवर्ड पता ही है। यहाँ पे 51 जोड़ दूंगा 128 में तो 79, 7 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 17 कैरी फॉरवर्ड, और इसमें 17 जोड़ूंगा तो 145, 128 में 17 जोड़, तो दिस विल बी माय आंसर। अगला सवाल हमारे पास लास्ट सवाल है, कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट सर्टेन अमाउंट पे 2/5 है सम का, और जो इंटरेस्ट है वो 6.4 टाइम्स है नंबर ऑफ ईयर्स के। तो पहले तो यही दे रखा है, तो इसे ही सोल्व करके कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। आप कहते हैं सर सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100, और ये किसके बराबर, सिंपल इंटरेस्ट 2/5 ऑफ प्रिंसिपल हमें दे रखा है। ठीक है, और रेट को भी किसके बराबर दे रखा है, ये 6.4 टी के बराबर दे रखा है। सोल्व करेंगे तो पी से पी एलिमिनेट हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 2 से काटूंगा तो ये वाली वैल्यू 3.2 आ जाएगी, और टी स्क्वायर 3.2 इंटू में 5 करेंगे तो ये बन जाएगा मेरे पास 16, और ऊपर आ जाएगा 100। टी का मान निकालेंगे तो ये 10/4 हो जाएगा, और डेट इज 2.5 हो जाएगा। ठीक है, टाइम आ गया मेरे पास, ये टाइम ये है, तो रेट कितना हो जाएगा मेरे पास 3.2 इंटू में, सॉरी 6.4 इंटू में 2.5, 16 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें 1600 बन रहा है, 2 जीरो एलिमिनेट हो जाएंगे तो रेट भी आ गया। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला सवाल मेरे पास है स्टेटमेंट कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम 6% बढ़ा दें तो सिंपल इंटरेस्ट 8500 पे 5 साल का इतना होगा। तो आप कहेंगे सर पहले 16 था, 6 जोड़ दिया तो 22%, 5 साल का करूंगा तो 22% इंटू में 5, इतना निकालना पड़ेगा किस पे, 8500 पे। ये वाली वैल्यू कुछ दे रखी है क्या, इसके बराबर होगी, आप देखेंगे 22 इंटू में 5
110 हो गया, परसेंट है तो 2 जीरो को एलिमिनेट कर देगा, तो यहाँ पे एक जीरो आ गया, 11 को 5, 8 और 5 13, 1 कैरी फॉरवर्ड और 8 और 1 9, 9350 यही है ये। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% बढ़ाएं तो 8500 5 साल में बनेगा 8500, तो 4% बढ़ाया तो 16 प्लस 4 20%, 5 साल में कितना हो गया इंटू में 5 100%, 100% निकालूंगा 8500 का तो 8500 ही आएगा, ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट फॉलो, ये आंसर हो जाएगा। तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने 3 लाइव टेस्ट कराया IBSAO के, तीनों का सोल्यूशन कराया, एनालिसिस कराया आपको। इससे मुझे लगता है काफी हेल्प आपको मिली होगी, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आप रेडी हैं एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और बाकी आप आगे भी अगर SSC CGL एग्जामिनेशन की या किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं तो RP की कॉम्बो टेस्ट सीरीज में बहुत बढ़िया सवालों के साथ टेस्ट अवेलेबल है जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत आगे लेके जाएंगे, तो वहां से आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कंप्लीट तैयारी करनी है, अभी आप बिगनर लेवल पे हैं, IBSAO का फॉर्म बस भर दिया था तो कुछ चीजें आप देख रहे हैं, लेकिन अच्छे से डिटेल में बिल्कुल फुल कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है SSC एग्जाम्स की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ऑफिसर बैच के साथ सारी क्लासेस आप कर सकते हैं। इसके साथ सारी टेस्ट सीरीज भी फ्री है, सारे सब्जेक्ट्स की कंप्लीट क्लासेस जिसमें मैथ्स मैं खुद पढ़ाता हूँ वो आप देख सकते हैं, और बाकी इंडिविजुअल कोर्सेज आर आल्सो अवेलेबल दैट यू कैन यूज फॉर योर प्रिपरेशन। अभी आपसे अलविदा लूंगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। क्या आप SSC एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स GST इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद SSC CGL एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप, जिसमें आप डेली बेसिस पे आपको टारगेट दिए जाएंगे, आपको वो फॉलो करने हैं और आप लिमिटेड टाइम के अंदर अपने कोर्स को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ एक डाउट ग्रुप भी होगा जिसमें मैं खुद अवेलेबल रहूंगा, आप कोई भी क्वेरी अपने डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं और अपनी सही गाइडेंस में प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट में आप अपनी कंप्लीट तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बढ़ेंगे। साथ ही साथ कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड टेस्ट वहां पे अवेलेबल रहते हैं जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर पाए। प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज कोर्स के साथ आपको मिलेगी। इसके साथ साथ आपके लिए एक एड ऑन भी है, जो लोग स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे जिसमें हिंदी पूछा जाए, स्टेनोग्राफी की कुछ बच्चे प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कंप्यूटर कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उसकी क्लासेस भी हमने ऑफिसर बैच के अंदर इंक्लूड कर दिया है, मैथ्स, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग के साथ साथ। तो एक कोर्स में आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है, अगर आप एग्जाम 10 कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा ऑफिसर बैच के ऊपर। अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के कोर्सेज लेना चाहते हैं तो दीज आर आल्सो अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस, तो आप यू कैन एनरोल इन दोज कोर्सेज एज वेल। जय हिंद।